तो दोस्तों अब हम प्रारंभ करते हैं ACL से जुड़ी हुई हर जानकारी को समझने का। तो सबसे पहला सवाल कि ACL हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ACL का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ACL का मतलब होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है और घुटने के अंदर जब भी लिगामेंट की इंजरी होती है तो सबसे जो कॉमन इंजरी होती है या सबसे जो पहली इंजरी होती है वो होती है ACL की इंजरी। तो दोस्तों जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, ये जांघ की हड्डी होती है, ये पैर की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी को फीमर बोला जाता है, पैर की हड्डी को टीबिया बोला जाता है। इन दोनों हड्डियों को आपस में स्थिरता से बांध के रखने के लिए कुछ इलास्टिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है लिगामेंट। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक टफ इलास्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो फ्रंट में लिगामेंट होता है उसे बोला जाता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आप देख सकते हैं ये पैर की हड्डी से ये जांघ की हड्डी में ऐसा पीछे की तरफ तक जाता है। पीछे का जो लिगामेंट होता है उसे बोला जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये जो साइड के लिगामेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है कोलेटरल लिगामेंट। तो इस तरह से एक जोड़ के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं। इन लिगामेंट का काम क्या होता है? फ्रंट का लिगामेंट यदि टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारा पैर की हड्डी एक्सेसिवली आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने के जो 4 लिगामेंट होते हैं उसमें से सबसे एक मुख्य लिगामेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में इंजरी किस तरह से हो सकती है। तो दोस्तों जो कॉमनेस्ट मैकेनिज्म होती है ACL लिगामेंट इंजरी की वह होता है ट्विस्टिंग इंजरी। ट्विस्टिंग इंजरी मतलब जैसे आपका पैर स्थिर है और शरीर यूं इस तरह से घूम रहा है, तो दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग। मतलब आपके पैर और आपके जो जांघ की हड्डी है उसके बीच में ऐसा ट्विस्टिंग क्रिएट हो रहा है। क्या परिणाम होगा कि ये जो हमारा लिगामेंट है जो कि एक इलास्टिक जैसा स्ट्रक्चर है वो अपनी सीमा से ज़्यादा खींचेगा। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जब इलास्टिक को उसकी सीमा से ज़्यादा खींचा जाता है तो वो ढीली पड़ जाती है, वो एक तरह से बेकार हो जाती है। उसी तरह से जब एक्सेसिव ट्विस्टिंग इंजरी होगी, सडन ट्विस्टिंग इंजरी ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये लिगामेंट अपनी सीमा से ज़्यादा खिंचेगा और इसमें डैमेज हो सकता है। यदि ये इलास्टिक, ये लिगामेंट बहुत ज़्यादा खिंच गया है, पूरी तरह से बेकार हो गया है, तो इसे मेडिकली बोला जाता है लिगामेंट टियर। और ये लिगामेंट टियर कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। कंप्लीट मतलब ट्विस्टिंग इंजरी बहुत अधिक हुई है, इलास्टिक बहुत ज़्यादा खिंची है, पूरी तरह से बेकार हो गई। पार्शियल टियर मतलब इलास्टिक खिंची है पर इंजरी का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस इलास्टिक के कुछ फाइबर्स में डैमेज है, तो वो बेसिकली कहा जाता है पार्शियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर। तो अब तक हमने क्या समझा, ACL शरीर में कहाँ पे होता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है वह होती है ट्विस्टिंग। उसके अलावा कई बार हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन मतलब ये जो हमारा पैर है और ये कई बार ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ जाए, जैसे कि हम लोग स्कीइंग में देखते हैं, हम लोग डी एक्सलरेट करते हैं, आगे से कई बार कोई चोट लग जाती है तो उसमें भी ACL का इंजरी हो सकता है। परंतु ये ध्यान रहे कि कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ACL का होता है ट्विस्टिंग इंजरी। अब हम आगे बढ़ के ये समझते हैं कि ये ट्विस्टिंग इंजरी हमारे जीवनचर्या में किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फुटबॉल में, रग्बी में, बास्केटबॉल में, कुश्ती में, जहाँ पे कि जो स्पीड अधिक होती है, लोगों के टकराने की गुंजाइश अधिक होती है, हाथ पैर के अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इन स्पोर्ट्स के अंदर ACL की इंजरी होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। फुटबॉल में ये काफ़ी अधिक होती है। आप देखते हैं फुटबॉलर है, उसका पैर ऐसे स्थिर है, शरीर विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो क्या होगा कि लिगामेंट जो है उस पर एक्सेसिव स्ट्रेच आएगा और ज़रूरत से ज़्यादा खींचने पे ये लिगामेंट टूट सकता है। ऐसे ही बास्केटबॉलर्स में, बास्केटबॉलर ने जंप किया और जब वो लैंड करेगा, लैंड करते टाइम यदि पैर प्रॉपर नहीं है, ट्विस्टिंग हुआ तो उसका लिगामेंट टूट सकता है। सिमिलरली कुश्ती के अंदर यदि सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की वजह से आपके पैर में बहुत ज़्यादा घुमाव आ गया है तो उसकी वजह से भी ट्विस्टिंग इंजरी हो सकती है और क्या होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर हो सकता है। दोस्तों हालांकि इस तरह की इंजरीज को स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है, परंतु यदि हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हम लोगों को ये समझना होगा कि इंडियन कंटेक्स्ट में जो जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं
कि दिनचर्या के अंदर जो लिगामेंट इंजरी के केसेस होते हैं वो हमारे पास में काफ़ी बहुतायत में आते हैं। डांसिंग के टाइम पे हो सकता है, आप किसी टू व्हीलर से जा रहे हैं, किसी स्लिपरी सरफेस पे टू व्हीलर स्किड हुआ, सामने कोई जानवर आ गया, आपने इस पैर के ऊपर अचानक से लोड लिया, ये पैर घूम गया तो लिगामेंट आपका टूट सकता है। कोई हमारे जो किसान भाई लोग होते हैं वो यदि खेतों में पानी देने जा रहे हैं या ऐसी और किसी कारण से पैर किसी उबड़ खाबड़ जगह पड़ा, फिसल गए, ट्विस्टिंग हुई तो घुटने का लिगामेंट टूट सकता है। कई बार डांसिंग के केसेस के अंदर जो कोलेजन होते हैं, लोग आपस में टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं तो लिगामेंट का इंजरी हो सकता है। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने ये समझा कि एंटीरियर क्रूशेट का लिगामेंट इंजरी जिसका कारण ट्विस्टिंग मैकेनिज्म होती है, वो ट्विस्टिंग हमारे जीवन में स्पोर्ट्स के दौरान हो सकती है। स्पोर्ट्स के अलावा जो दिनचर्या की हमारी सामान्य इंजरीज होती हैं, जैसे टू व्हीलर से स्लिप होना, सीढ़ी से स्लिप होना, डांसिंग इंजरीज और कोई ऐसी इंजरी जिसमें पैर ट्विस्ट होता है, उसमें हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जब भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है तो कैसे आप बिना किसी इन्वेस्टिगेशन को कराए भी लगभग इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हुआ है। दोस्तों हालांकि इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप उसमें देख सकते हैं, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई बुकलेट है उसको डाउनलोड करके भी आप इन सभी विषयों पे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति के घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हुआ है तो वह इसे कैसे इमीडिएटली एक तरह से पहचान सकता है, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिनको होते ही आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्लिक होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हो सकता है या हो चुका है। पहली बात, जब भी ट्विस्टिंग इंजरी होती है, आप यदि किसी व्यक्ति से ये पूछते हैं कि आपने जब भी खड़ा होने का कोशिश किया तो आपको क्या लगा, तो दोस्तों यदि इंजरी के बाद में व्यक्ति खड़ा होने का कोशिश करता है और उसे दोबारा इंस्टेबिलिटी फील होती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, उसे गिरने का डर लगता है। कुछ व्यक्ति इसे ऐसे बोलते हैं कि हमने जब खड़ा होने का कोशिश किया तो हमें ऐसा लगा कि हमारा घुटना निकल जाएगा या घुटना भाग जाएगा, या ऐसा लगा कि यह घुटना हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है, या इस घुटने ने अपनी जगह छोड़ दी। तो ये सारे शब्दों का मतलब होता है कि हमारा जॉइंट जो है, हमारा घुटना जो है वो अनस्टेबल हो चुका है। पहला सिम्टम यदि इमीडिएटली किसी व्यक्ति को ऐसा आता है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 70 to 80% केसेस के अंदर उस व्यक्ति को कम से कम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हो चुका है। दूसरी बात, चोट लगने के बाद में करीब 2 घंटे बाद में यदि जोड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आती है तो आप लोगों को ये काफ़ी अलार्मिंग सिम्टम होता है और इससे काफ़ी सावधान रहना चाहिए, और हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हो सकता है। दोस्तों बेसिकली ये जो सूजन होती है ये ब्लड होता है और इसे मेडिकली हम लोग बोलते हैं हीमोआर्थोसिस। हीमोआर्थोसिस मतलब जोड़ के अंदर ब्लड का कलेक्ट होना। क्या होता है, जोड़ एक तरह से क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, जोड़ के ऊपर एक कैप्सूल होता है, तो जब भी अंदर कोई टूट फूट होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटा, ब्लीडिंग हुआ और उस ब्लड को बाहर जाने का रास्ता कहीं पे नहीं होता, उसकी वजह से जोड़ के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो यदि इतना ह्यूज स्वेलिंग आपको इंजरी लगने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद देखने को मिलता है, अगेन काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लिगामेंट इंजरी का और स्पेसिफिकली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का। तो ये हम लोगों ने बात किया कि इमीडिएट एसीएल इंजरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति के, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के, किसी सामान्य व्यक्ति के ऐसा इंजरी हुआ है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसका गोल्डन रूल होता है राइस प्रोटोकॉल, मतलब इस पे आपको कोई गर्म मालिश नहीं करना, कोई गर्म सेक नहीं करना, इमीडिएटली उसको दौड़ने भागने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। तो क्या करना है, रेस्ट देना है, उस हिस्से को आपको रेस्ट देना चाहिए जबकि आपको ऐसे अलार्मिंग सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। आइस कंप्रेशन उस पर करना चाहिए, ठंडा सेक बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखिए, गर्म सेक नहीं करना है, किसी ऑइंटमेंट की, ट्यूब की, भेड़ के दूध की, अल्कोहल की मसाज इस पर नहीं करनी है,
कोई गर्माहट प्रोड्यूस नहीं करनी है, यहाँ पे हमें कोल्ड कंप्रेशन करना है, आइस कंप्रेशन करना है। इसका वीडियो आइस कंप्रेशन के बारे में क्या तरीका होता है, इसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि इसका तरीका बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। तो क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन। आप उस एरिया को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखेंगे जिससे कि जो इंट्राआर्टिकुलर ब्लीडिंग हो रही है, जोड़ के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा फैलने का स्थान नहीं मिले और आप उसको ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस करके रख पाएँ। क्रेप बैंडेज से कंप्रेस कर सकते हैं या फिर सिंपल अपना किसी कॉटन बैंडेज से भी आप उसे कंप्रेशन दे सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बहुत ऐसे टाइटली बांध दें, इतना टाइटली बांध दें कि उसका सर्कुलेशन कंप्रोमाइज हो जाए। कंप्रेशन मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच देके आपको उस क्रेप बैंडेज को या पट्टी को बांधना है। इलिवेशन मतलब उस हिस्से को आप अपने हार्ट के लेवल से, मतलब 2 या 3 तकिए लगा के और उसे थोड़ा ऊपर उठा के रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। जबकि आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो इस बारे में लक्षणों को पहचानते हैं, तो तब तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक हम लोगों ने बात किया एंटी क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है, इंजरी कैसे लग सकती है, जीवन की किन परिस्थितियों में ये हो सकता है, क्या लक्षण होते हैं जिससे इमीडिएटली आप इसे पहचान पाएँ, और क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट आप लोग ये केसेस में देते हैं। 2 बातें आप लोगों को और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कई बार कुछ कोलीग्स भी ये गलतियाँ कर जाते हैं। क्या होता है, जब भी आपको ऐसा कोई इंजरी होता है, आप कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे, ये देखने के लिए कि हड्डी में कहीं कोई चोट तो नहीं है। दोस्तों, लिगामेंट के केस के अंदर आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और कितने पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारा एक्सरे कराया गया, नॉर्मल आया, और फिर हमने सोचा या हमें ये बोला गया कि अब बिल्कुल सब नॉर्मल है, तो हमने अपने दिनचर्या के काम करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको रिकवरी हो गई, परंतु बार बार उनको सिम्टम आते रहते हैं और वो उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे कि आपको इनिशियली एक्सरे के अलावा यदि इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, सूजन आना, इंस्टेबिलिटी होना, तो आपको हमेशा एमआरआई के बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात, एमआरआई भी हम लोगों को जब सूजन कम होती है तब होने से उसका परिणाम हमेशा बेस्ट हमको मिलता है। और तीसरी बात, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है कि आपको इस एरिया को इमोबिलाइज करना चाहिए। मतलब यदि आप देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी है, मतलब घुटना निकलने जैसा लग रहा है, तो हमेशा एक शॉर्टनी ब्रेस हिंज, एक छोटा पट्टा जिसमें साइड में जॉइंट लगे रहते हैं, उसको जोड़ में लगा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रहे कि यदि आपके जोड़ के अंदर का लिगामेंट टूट चुका है तो आपका घुटना एक अस्थिर घुटना है, एक अनस्टेबल नी है, और आप गिरने के लिए प्रोन है। इस चीज़ का प्रोबेबिलिटीज़ है, संभावना है कि आप बार बार जब भी आपका पैर किसी उबड़ खाबड़ जगह पड़ेगा, आप लचक आने से गिर सकते हैं। एक विषय पे हम लोग और बात करना चाहेंगे कि ACL के पुरानी चोट के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब तक हमने ये समझा कि ACL की इंजरी हुई तो इमीडिएटली किस तरह के लक्षण हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इंस्टेबिलिटी मतलब घुटना निकल जाएगा ऐसा डर लगना, इमीडिएटली सूजन आना, इमीडिएट सिम्टम। क्रोनिक सिम्टम मतलब यदि चोट पुरानी हो गई है तो क्या सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब भी एंटी क्रूशिएट लिगामेंट नहीं होगा, क्या होगा, आपका पैर किसी उबड़ खाबड़ जगह पड़ेगा, अनइवन जगह पड़ेगा, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इस घुटने में कुछ इंस्टेबिलिटी है, गिरने का डर लगेगा, अस्थिरता महसूस हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि आपको हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ता है, जिसे बोला जाता है कॉशियस वॉकिंग। साथ ही ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा आपको अपने जो नॉर्मल नी है उससे अपने इस बीमार घुटने को कंपेयर करना चाहिए। कितनी बार ऐसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनसे पूछा जाता है, बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब उनसे ये बोला जाए कि क्या ये नॉर्मल है तो वो ये भी स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा इस घुटने का ध्यान रख के चलना पड़ता है। ध्यान रख के चलना पड़ता है का मतलब ये होता है मित्रों कि वो अपनी जो थाई मसल होती है और अपनी लेग मसल होती है उस पर हमेशा फोकस करके रखते हैं। तो ये तो एक शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। मतलब आप उसे स्वीकार नहीं करें फिर भी आपके दिमाग को ये मालूम है कि आपके जॉइंट के अंदर इंजरी हो चुकी है, आपका घुटना स्थिर नहीं है और आपके गिरने की संभावना है। तो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आप हमेशा इस घुटने का ध्यान रख के चलते हैं और इसे बोला जाता है कॉशियस वॉकिंग।
इससे क्या होगा कि शुरुआत में जो आपको सिम्टम आ रहे थे, जो आपको ढीलापन लग रहा था, हो सकता है आपको लगे कि आपको उसमें रिकवरी हो रही है, पर मित्रों वो बेसिकली एक हमारे शरीर का कंपनसेशन होता है। आप अपनी दिनचर्या कई बार चेंज कर लेते हैं, आप अपने नॉर्मल पैर पे ज़्यादा लोड लेके चलने लग जाते हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे तो आप अपने उसी पैर के ऊपर ध्यान रखेंगे, दूसरे पैर पे ध्यान नहीं रखेंगे। तो हमेशा हमको अपनी इंजरी के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति की इंजरी के बारे में डायग्नोसिस करना होता है, कंफर्म करना होता है, तो हमें बहुत ही अनबायस्ड होकर, बहुत ही संतुलित होकर उस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझा कि ACL हमारे शरीर में कहाँ होता है, चोट कैसे लग सकती है, प्राइमरीली उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और क्या एक्यूट उसके लक्षण होते हैं। जो पुरानी चोटें होती हैं उसके अंदर घुटने में अस्थिरता महसूस होती है, साथ ही जो बहुत पुराने केसेस होते हैं उनमें थाई में पतलापन भी आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपकी जांघ की मांसपेशी है वो काफ़ी फ्लैबी हो गई, वो एक तरह से लूज पड़ने लग गई है। ये भी सिम्टम काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। और जो काफ़ी पुरानी इंजरीज होती हैं उनके अंदर जोड़ के अंदर घिसावट आना भी प्रारंभ हो जाता है, और जोड़ के अंदर से लगातार आवाज़ें आना, ऐसे कड़कड़ का आवाज़ें आना, जोड़ में बार बार सूजन का होना, ये सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। परंतु ये सिम्टम सिर्फ जो एंटीक्रूशिएट लिगामेंट की पुरानी चोटें होती हैं, जिसकी वजह से जोड़ के अंदर डैमेज होना शुरू हो चुका है, उन्हीं परिस्थितियों में ऐसे लक्षण देखने को हम लोग को मिलते हैं। दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट और होते हैं मित्रों, कि जो हमारे महिला खिलाड़ी होते हैं, जो महिला व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर एंटीक्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के होने की संभावना लगभग 2 से 6 गुना तक अधिक होती है। कुछ उसके कारण होते हैं और हम उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो इस पे भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चों के अंदर जब भी एंटीक्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी होता है तो लिगामेंट कई बार अपनी जड़ को उखाड़ लेता है, मतलब अपने साथ में अपने हड्डी का जो पीस होता है उसको भी उखाड़ लेता है, और इस इंजरी को बोला जाता है अवल्जन इंजरी। तो एक सामान्य अडल्ट व्यक्ति से जो महिला खिलाड़ी होते हैं या जो महिला काउंटर पार्ट होते हैं या जो हमारे बच्चे होते हैं जिनमें ये इंजरी होने की संभावना भी होती है, उन दोनों केसेस के अंदर ACL इंजरी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए इन दोनों के अंदर जब भी इलाज किया जाता है तो कुछ तथ्यों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में जबकि हम बात करेंगे एंटीक्रूशिएट लिगामेंट टियर होने पे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या क्या जांचें आपके घुटने में की जा सकती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको एक ACL से जुड़ी हुई बुकलेट को डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। मित्रों, इस बुकलेट में ACL से जुड़ी हुई पूरी जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोगों ने दी है। इसमें हम लोगों ने ये भी बताया है कि किस तरह से आप जो हमारा एक स्पेसिफिक कैंपेन है, फ्री फ्रॉम जॉइंट डिजीज़ एंड स्पोर्ट्स इंजरी कैंपेन, उसका फ़ायदा उठा के अपना MRI हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से एक बहुत ही किफ़ायती ट्रीटमेंट आप फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर जैसी एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधा में बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि ACL इंजरी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। पहले हम लोगों ने बात किया इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देना होता है, राइस प्रोटोकॉल। यदि चोट पुरानी है तो अब हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। पहली बात मित्रों, जब भी आप डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। घुटने का जो ढीलापन होता है, हड्डियों के बीच में कितना ढीलापन है लिगामेंट के टूटने की वजह से, उसको असेस करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें बोला जाता है लैचमेंट टेस्ट, ड्रॉ टेस्ट, उनकी मदद से हम लोग लगभग ये कंफर्म कर लेते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कि आपका ACL टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ, या इंजरी पार्शियल है या फिर वो पूरी है। इसके अलावा कुछ मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जैसे KT1000। हमारे सेंटर में ये एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम घुटने की जो लैक्सिटी है उसको असेस कर सकते हैं। जब हमें ये डाउट है कि एंटीक्रूशिएट लिगामेंट किसी व्यक्ति के घुटने के अंदर टूटा हुआ है, उनकी हिस्ट्री के आधार पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे, तो हम आगे बढ़ के ऐसे व्यक्ति का MRI करवाते हैं। MRI दोस्तों एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, और अच्छे रेडियोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट होती है
उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी बातें इस इंजरी के बारे में क्लियर हो जाती हैं। तो एमआरआई से हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो एसीएल की इंजरी है, जो एसीएल की चोट है, कंप्लीट टीयर है या पार्शियल टीयर है, मतलब पूरा टूटा है या उसका सिर्फ एक कुछ हिस्सा ही टूटा है। साथ में एसीएल के अलावा जोड़ में और कोई इंजरी तो नहीं है। ये जोड़ में ऐसे दो कुशन्स होते हैं, तो ये कुशन की चोट तो नहीं है, या फिर कुशन के अलावा जो पीछे के लिगामेंट हैं या जो कोलेटरल लिगामेंट हैं उनमें किसी किस्म का चोट तो नहीं है। तो एमआरआई के साथ में हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आपके घुटने के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का एक्सटेंट क्या है, और साथ में कोई एसोसिएटेड इंजरीज तो ये केसेस में नहीं है। अब मित्रों, जब हम लोगों ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे, लक्षणों के आधार पे एमआरआई के साथ में कंफर्म कर लिया कि एसीएल की चोट कितनी है, तो फिर हम लोग इसके इलाज में अब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दो परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। एसीएल की चोट पार्शियल इंजरी हो सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक ये जो मोटा लिगामेंट है, मतलब एक ये जो मोटा इलास्टिक है, ट्विस्टिंग इंजरी हुई और इंजरी का एक्सटेंट बहुत अधिक नहीं है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो पूरा लिगामेंट न टूट के उसके कुछ फाइबर्स में, मतलब 10% हिस्से में, 15% हिस्से में ही डैमेज हो सकता है बाकी का जो लिगामेंट है वो पूरी तरह से इंटैक्ट हो। इस अवस्था को बोला जाता है पार्शियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। परंतु दोस्तों, यहाँ ये भी ध्यान रहे कि कई बार रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग में वो पार्शियल लिखा रहता है पर इंजरी का एक्सटेंट काफ़ी उसमें अधिक होता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप कहीं बाहर एमआरआई कराते हैं तो आपको उस एमआरआई का सीडी अपने साथ में लेने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कभी उस एमआरआई की री रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ी, दोबारा रिपोर्टिंग कराने की ज़रूरत पड़ी, तो आप बहुत आसानी से उसे दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से रिपोर्ट करवा सकते हैं और आपको बार बार एमआरआई कराने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अब इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट पार्शियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के केसेस में, यदि घुटने का डिमांड बहुत अधिक नहीं है, मतलब आप कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, बहुत बड़े फुटबॉलर नहीं है, वो केसेस के अंदर हम आपको एक कंजर्वेटिव ट्रायल इसमें दे सकते हैं। कंजर्वेटिव मतलब बिना सर्जरी के प्रयत्न इसकी हीलिंग का कर सकते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? पीआरपी डेफिनेटली एक तरीका हो सकता है, और मैक्सिमम 2 से 3 पीआरपी का ट्रायल आप लोगों को दिया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग मतलब वो मांसपेशियां जो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को एक तरह से सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, किसी दवाई से या फिजियोथेरेपी से एसीएल कभी भी नहीं जुड़ता है, आप लोगों को ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। परंतु फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से हम लोग जो मांसपेशियां होती हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पीआरपी से थोड़ा बहुत एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के रीजनरेशन में भी मदद कर सकते हैं। और यहाँ हम लोगों को ये समझना सबसे ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के केसेस में हम लोगों को हैमस्ट्रिंग मसल, मतलब जो जांघ के पीछे की मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे विशेष रूप से हम लोगों को फोकस करना चाहिए। दोस्तों, कई बार गलती क्या होती है, कितने पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रिसेप्स, मतलब पैर को जो सीधा करके आगे की मांसपेशियों की जाने वाली कसरत है उसके बारे में बताया गया है। इस तरह की बात हमारे कई पेशेंट्स करते हैं। कभी भी एसीएल इंजरी के केस में आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल सकता जब तक कि आप हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं। इसके लिए आप अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, उस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, अपने घर पे भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और धीरे धीरे उस एक्सरसाइज का लेवल आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। मतलब थेराबैंड से, थेराबैंड का कलर रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते हुए, या फिर जो वेट लगा के भी आप ये कसरत कर सकते हैं। और स्टेप 2 में आगे बढ़ते हुए स्ट्रेंथनिंग की कसरत हम लोगों को दोनों पैर से करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, कोलेजन टाइप 1 पेप्टाइड भी थोड़ा लिगामेंट का हीलिंग में मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया पार्शियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के केस में पीआरपी, हैमस्ट्रिंग फॉलोड बाय क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथनिंग, कुछ दवाइयाँ जैसे कि कोलेजन पेप्टाइड, स्ट्रेंथनिंग दोनों पैरों से, और प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग की मदद से पार्शियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के केस को हम लोग रिकवर करने का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगली परिस्थिति, यदि लिगामेंट पूरा टूटा है,
यदि लिगामेंट पूरा टूटा है तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि किसी किस्म का फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग, पीआरपी आप लोगों को मदद नहीं कर सकता। ये केस में आपको डेफिनेटली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी में जाना ही जाना पड़ेगा। तो अब वीडियो का ये जो अंतिम हिस्सा है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो सर्जरी होती है वो किस तरह से की जाती है, किन किन बातों का विशेष रूप से हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या ये सर्जरी इमीडिएटली की जा सकती है या इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और साथ ही दोबारा आप लोगों को दोस्तों ध्यान दिलाना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारी ACL के बुकलेट है आप उसको डाउनलोड करके ये पूरी जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस मास्टर वीडियो में तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज किया है। यदि आप डिटेल जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो आप ये जो बुकलेट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरे लिंक को क्लिक करके जो हमारा एक स्पेशल कैंपेन है फ्री फ्रॉम जॉइंट डिजीज़ एंड स्पोर्ट्स इंजरी कैंपेन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कैंपेन में हम लोग आपको व्हाट्सएप पे MRI शेयर करने पे एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री मुफ्त मार्गदर्शन देते हैं, और ये भी जानकारी आपको दी जाती है कि फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है उसमें किस तरह से बहुत ही किफ़ायती तरीके से लगभग एक जो नर्सिंग होम के जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है उस पर किस तरह से इस फैसिलिटी से आप ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि ये कंफर्म हो गया एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी है, लक्षण से, MRI से, तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी टेक्निक होती हैं। कॉमनेस्ट टेक्निक जो होती है वो होती है सिंगल बंडल एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन। एनाटॉमिकल मतलब जो ACL की जो नेचुरल स्थिति होती है उसको कॉपी करने का इस टेक्निक में कोशिश किया जाता है, जिससे कि बिल्कुल एक किस्म का नेचुरल रिकंस्ट्रक्शन उस व्यक्ति के घुटने में किया जा सके। क्या होता है एंटी क्रूशिएट लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन में? दोस्तों सर्जरी को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन। ये रिपेयर नहीं होता, मतलब इलास्टिक खिंच गई तो वो बेकार हो गई। तो क्या होगा, आपके शरीर में से ग्राफ्ट लेके आपके मांसपेशी का एक हिस्सा लेके टूटे हुए लिगामेंट के स्थान पे उसे लगाया जाएगा, और जब हड्डी एक तरह से उसे पकड़ लेती है, मतलब उसमें सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, तो वह जो बनाया हुआ लिगामेंट है, रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट है, एक तरह से हमारे शरीर का ही हिस्सा बन जाता है, और वो ठीक उसी तरह से काम करता है जैसा कि पुराना लिगामेंट था। सर्जरी को बोला जाता है लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब लिगामेंट को दोबारा बनाना। ग्राफ्ट का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, जो कॉमनेस्ट ग्राफ्ट होता है पूरी दुनिया में जो बहुतायत में यूज़ होता है वह होता है हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट। हमारे पैर के इस हिस्से में वो पाया जाता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है इस स्थान पे, जहाँ से कि वो ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है, उस ग्राफ्ट को निकाला जाता है। और हैमस्ट्रिंग के अलावा एक और कॉमन ग्राफ्ट होता है जिसे बोला जाता है पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट। ये जो हमारे एक एंकल का बाहर का हिस्सा है इसमें काफ़ी एक मोटा ग्राफ्ट होता है, और ये पेरोनियस लॉन्गस मसल होती है। इसका ग्राफ्ट निकाल के भी एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। दोस्तों एक और ग्राफ्ट होता है जिसे बोला जाता है बोन पटेला बोन ग्राफ्ट, मतलब जो हमारा नी कैप होता है, तो नी कैप के नीचे के हिस्से में इंसिजन लगा के बोन पटेला बोन ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों अधिकतर बोन पटेला बोन ग्राफ्ट जो बहुत ही टफ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुश्ती के, वेट लिफ्टिंग के, उन केसेस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, या कई बार रिविजन सर्जरी जो होती है, मतलब एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है और वो दोबारा टूट गया, वो केसेस के अंदर इस ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक ग्राफ्ट और होता है क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। इसका उपयोग भी रेयरली एंटी क्रूशिएट लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एंटी क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, लिगामेंट को नया बनाना, कैसे बनाना, आपके शरीर में से ग्राफ्ट लेके उसे बनाया जाएगा। ग्राफ्ट 4 तरह के, हैमस्ट्रिंग, पेरोनियस लॉन्गस, बोन पटला बोन और क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगेन नीचे दी गई बुकलेट में या हमारा जो चैनल है उस पर आप और विस्तृत जानकारी इस बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या टेक्निक कॉमन होती है, तो हम लोगों ने बात किया था सिंगल बंडल एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन सबसे कॉमनेस्ट टेक्निक होती है पूरी दुनिया भर में। वर्तमान परिस्थितियों में
हम लोग इसके साथ में एक इंटरनल ब्रेस का भी उपयोग करते हैं, मतलब एक फाइबर टेप का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों फाइबर टेप का एडवांटेज ये होता है कि इसको लगाने से जो आपका एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का ग्राफ्ट है वो एक तरह से थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब आपने उसको एक सहारा दे दिया है। तो यदि कभी दोबारा चोट लगी तो उसका जो लोड आएगा वो आपके फाइबर टेप पे आएगा, सीधा एंटी क्रूशिएट लिगामेंट पे नहीं आएगा। तो जो दोबारा एंटी क्रूशिएट लिगामेंट के टूटने की संभावना होती है वो उसमें थोड़ा सा कम हो जाती है। परंतु इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनका कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम फाइबर टेप का उपयोग करते हैं, वो आप इससे जुड़े हुए वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निक होती है, ऑल इनसाइड का भी उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। दोस्तों जो कन्वेंशनल एंटी क्रूशिएट लिगामेंट टीयर का रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसे मैंने आपको बताया था सिंगल बंडल एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन, वो केसेस में हम लोग अधिकतर 2 इम्प्लांट का उपयोग करते हैं। इम्प्लांट मतलब शरीर में लगने वाले स्क्रू या बटन। तो ऊपर की तरफ तो एक बटन का उपयोग किया जाता है और नीचे की तरफ एक स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ये एक पिघलने वाला स्क्रू होता है, टीसीपी स्क्रू होता है, जो कि शरीर में धीरे धीरे पिघल के ख़त्म हो जाता है और हड्डी का ही ये रूप ले लेता है। इसके अलावा कई बार कुछ सर्जन पूरी तरह से ऑल इनसाइड टेक्निक का उपयोग करते हैं। वो केसेस के अंदर ऊपर भी बटन होता है और नीचे भी बटन होता है। डिसएडवांटेज ये है दोनों तरफ मेटल है और जो नीचे स्क्रू वाली जो चीज़ है वो स्क्रू बायोअब्जॉर्बेबल नहीं होके यहाँ पे मेटल होता है। ऑल इनसाइड सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा सा अधिक जाता है और लिटरेचर के हिसाब से जो कन्वेंशनल एंटी क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है और ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन होता है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। परंतु फिर भी दोनों तकनीक का उपयोग किसी भी तरीके से किया जा सकता है और दोनों के ही परिणाम बहुत ही उत्तम एंटी क्रूशिएट लिगामेंट सर्जरी के केस में होते हैं। अंतिम बात इस सर्जरी से जुड़ी हुई जो पूछी जाती है रिकवरी के बारे में या सर्जरी के बाद में क्या प्रोटोकॉल होता है, तो दोस्तों यदि आइसोलेटेड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब सिर्फ एसीएल इंजरी का टीयर है, तो आपको सर्जरी के दूसरे दिन खड़ा करके चला दिया जाता है नी ब्रेस के साथ में और वॉकर के साथ में, जिससे आप अपनी दिनचर्या के सारे काम आसानी से कर सकते हैं। आपके घुटने को 0 to 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री मोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे आपके एक्सरसाइज के लेवल को, आपके वेट बेयरिंग के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। स्टिच रिमूवल मित्रों लगभग 10 से 14 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे स्टिच रिमूवल होता है और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है एसीएल इंजरी के केस के अंदर लगभग 2 दिन का होता है। मतलब जैसे आज सर्जरी है तो कल आपको खड़ा करके चलाया जाएगा और नेक्स्ट डे मतलब परसों आपका छुट्टी सामान्य स्थितियों में कर दिया जाएगा। स्टिच रिमूवल अराउंड 10 to 12 डेज और लगभग 3 वीक तक आपका यही प्रोटोकॉल चलता है कि आपको लॉन्ग नी ब्रेस बांध के रखना होता है। वॉकर की मदद से आप चलते हैं, आप अपनी दिनचर्या के सारे काम कर पाते हैं और घुटना आपको 0 to 90 डिग्री मोड़ना अलाउड होता है। जब 3 वीक का टाइम पीरियड हो जाता है तो हम ब्रेस को चेंज कर देते हैं, शॉर्ट नी ब्रेस हिंज पे डाल देते हैं, जो छोटा पट्टा है वो लगा देते हैं। आप स्टिक का उपयोग करके चल सकते हैं। आप ये परिस्थितियों में पूरी सावधानी के साथ में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का काम भी कर सकते हैं। और ये जो छोटा ब्रेस होता है, ये जो शॉर्ट नी ब्रेस हिंज होता है, ये लगभग हम अगले 3 वीक मतलब सर्जरी से जो 6 वीक का टाइम पीरियड होता है उसके बाद में इसको हटा सकते हैं। तो मित्रों लगभग 6 वीक पे सारी चीज़ें मतलब स्टिक, वॉकर या ब्रेसेस हटा के आप लोग चलने की स्थिति में आ सकते हैं। परंतु विशेष रूप से ध्यान रहे, कोई भी सर्जरी के बाद का प्रोटोकॉल कैलेंडर प्रोटोकॉल नहीं होता। हमारे शरीर के हिसाब से ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। साथ ही यदि एंटी क्रूशिएट लिगामेंट के साथ में किसी और चीज़ का सर्जरी किया गया है, यदि मेनिस्कस का रिपेयर किया गया है, तो ये प्रोटोकॉल उन परिस्थितियों के हिसाब से भी मॉडिफाई हो सकता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है उसमें फिजियोथेरेपी का भी बहुत अधिक रोल होता है। तो सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और अच्छा ये होता है कि यदि हम किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें, और ये भी ध्यान आप लोग को रखना चाहिए कि आपको अपने जो ऑपरेटिंग सर्जन हैं उनसे फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा कनेक्ट बना के रखना चाहिए,
क्योंकि आपकी सर्जरी में यदि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से यदि आपका प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करना है तो उसके बारे में आपके फिजियोथेरेपिस्ट को पूरी जानकारी इसमें होनी चाहिए। लगभग 5 से 6 महीने में हम लोग स्पोर्ट्स का भी प्रारंभ कर सकते हैं, और जो कॉलेजन स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स होते हैं, वो लगभग 6 से 8 महीने तक हम लोगों को नहीं करने चाहिए, या आपके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी सलाह से ही करने चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल हम लोगों से बार बार हर बार ये पूछा जाता है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो ऐसी टेक्निक होती है कि ऑल इनसाइड के बाद में ये बोला जाता है कि 3 महीने में आप बहुत तेज़ी से खेल लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, ये सिर्फ आपके जो रिकंस्ट्रक्टेड ग्राफ्ट है उसको अपनी जगह फिक्स करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इनसे हीलिंग टाइम मॉडिफाई नहीं होता, मतलब आपके शरीर को जो हीलिंग करने का जो समय होता है उसको ना तो तेज किया जा सकता है ना धीमा किया जा सकता है। तो जब तक आपका लिगामेंट प्रॉपरली यूनाइट नहीं होता, आपको विगरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। मित्रों, कितने हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं कि हमें ये बोला गया कि आप बहुत जल्दी स्पोर्ट शुरू कर सकते हैं, और वो दोबारा इंजरी में फॉल होते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में उन्हें, मतलब रिविजन रिकंस्ट्रक्शन में उन्हें जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से ACL से जुड़े हुए इस मास्टर वीडियो में हम लोगों ने लगभग हर एस्पेक्ट पे बात किया। हम लोगों ने ये समझा ACL कहाँ होता है, उसकी चोट कैसे लगती है, कैसे हम उसे प्राइमरीली पहचान सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब करते हैं, किस तरह से उसका इलाज किया जाता है, किस तरह से पार्शियल इंजरी का ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से कंप्लीट एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बार बार बताया कि इन सभी बातों पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे, इंडिविजुअल टॉपिक पे बनाए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके इनको देख सकते हैं, या फिर बहुत ही विशेष रूप से आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई इस ACL इंफॉर्मेशन बुकलेट, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग द्वारा चलाया गया कैंपेन फ्री फ्रॉम जॉइंट डिजीज़ एंड स्पोर्ट्स इंजरी कैंपेन का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। आप अपनी MRI हम लोगों को हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा मुफ्त मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। और आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक दिया गया है इस कैंपेन से संबंधित, इसको क्लिक करके ये जान सकते हैं कि इस कैंपेन के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से बहुत ही किफ़ायती तरीके से आप ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधा, विशिष्ट सुविधा जो होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद, और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट डाल के या फिर हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से। वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।